तो डायरेक्टली डाइव इन करते हैं. सीनियर कंसल्टेंट, PwC, फैंसी एस जॉब, traveling, flying. कल you came back from Dusseldorf. परसों you flew there, company events, awards, etc. Suit boots, hotels. This lifestyle, जिस तरह ये मैं बता रहा हूँ और जिस तरह ये साउंड कर रहा है, क्या ये ऐसा ही है? कमरा देखने जाओगे उसे बात कैसे करनी है ये भी नहीं पता. क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं कुछ नहीं आइडिया. वो भी जर्मन के अंदर है. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी जर्मन में है. एक डिफरेंट लाइफ है. मुझे पराठे नहीं मिलते उधर. मैंने कहा यार मैंने कहा ठीक है तू आ गया वापस, सही है. पराठे नहीं चाहिए वापस. ये मेरे प्रॉब्लम नहीं थे. मैंने कहा कोई और सीरियस. और मैंने कंसल्टिंग ही करनी है. मतलब मुझे था कि मैंने कंसल्टिंग करनी है. क्लियर था. ये बैचलर्स में क्लियर हो गया था. बैचलर में हो गया था. मैंने करनी ही कंसल्टिंग. बिग 4 में जाना है. ग्रेजुएट होने के बाद पहले तो मेरा था कि अभी तो काम नहीं हो सकता. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. All those people who are back home in Pakistan, India, subcontinent, who want to come to Germany and who are interested in jobs like consulting, etc. Bachelor's कर रहे हैं या high school में हैं, and they want to come to Germany and get settled here and go up to that path. What would you say 3 to 4 things that are most important for them right now for the next 5 years? लेकिन मेरा हमेशा से था कि बस इसके बाद मैं वापस जाने वाला सिचुएशन थी पाकिस्तान. अब जी आप लैंड करेंगे जर्मनी. पहले तो मुझे बताओ कि had you traveled somewhere outside of Pakistan before this? एक दफ़ा मैं गया था अपनी फैमिली के साथ UK 2014 में. अच्छा ठीक है. 10 दिन के लिए. So it wasn't that big of a culture shock then, I'm assuming, coming to Germany. Yeah, let's do it like this. How was it moving to Germany, getting settled there 3-4 months? यार तुझे तो पता है. मतलब कि मेरा तो शुरू से था कि मैंने वापस जाना है. ये रैप अप करो यहाँ से निकलो वापस. अच्छा. जब शुरू में मैं आया था. ऐसा क्यों था? क्या था इसके पीछे? अजीब से यहाँ पे वाइब थी. खाली था. खाली था. यहाँ पे इतना शोर नहीं होता था. और यूनिवर्सिटी में वैसे ही सिर्फ 1000 बंदा था. कम लोग थे ना उधर. राइट. 650 इनफैक्ट. और बहुत एक आइसोलेटेड किस्म की जगह थी, छोटी सी. लेकिन यहाँ का कल्चर ही वो है. यहाँ कौन से कोई इतने हल्लड़ गुल्ला मचा होता है ना. कोई बाहर क्रिकेट इस तरह की लोग गली बदले खेल रहे होते हैं. तो मैं आदी था शोर का. और वो यहाँ पे बिल्कुल टोटली ऑपोजिट सिचुएशन थी. और फिर यहाँ आके फिर आपने आप रहना है अपने कमरे में इंडिविजुअल. तो वो आपको फिर महसूस होता है. पहले इतना नहीं हुआ क्योंकि मेरे अब्बू और भाई जो आए हुए थे तो वो फिर रहे थे. तो बंदे को एक मेंटली होता है कि अच्छा अभी मैं 1 हफ्ते के लिए इधर हूँ. चिलिंग हो रही है कि चिलिंग हो रही है. ओ वीक चल रहा है. इवेंट हो रहे हैं. वो उनका होता था जी. उन्होंने काफ़ी ओ वीक के अंदर ओरिएंटेशन वीक के अंदर इवेंट्स प्लान किए होते हैं ताकि एक दूसरे से आप मिल लो. कोई खाना होता है. कभी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ वगैरह थी. तो वो काफ़ी फिट था एक्चुअली. अच्छा हफ्ता था. लेकिन उसके बाद फिर जब वो वापस गए तो फिर मुझे हिट हुआ. मैंने कहा ये तो मैं किधर आ गया. अच्छा तो होना था. अच्छा तो कौन था तुम्हारा स्टूडेंट एडवाइजर? कौन था स्टूडेंट एडवाइजर? कौन था? कैंड्रा राइटर नहीं थी. वो थी टोडोरा. नहीं वो एक इक्वाडोर की आई थिंक थी. जूलिया समथिंग वार्गस. खैर हाँ. तो वो छोटी वाली. समझ गया मैं. वो वाली थी. और एक और बॉय था. पता नहीं कौन था. बॉय तो याद नहीं होगा तुम्हें. फिर बॉय कहाँ याद होते हैं. आगे चले. अच्छा तो फिर उसके बाद मुझे था यार कि ये तो बड़ी डिफरेंट दुनिया है इधर. ख़ास तौर पे आपका मैं ना किसी को जानता था. जब वो केजे मुझे मिल गया बाय चांस. मैं बाहर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के बाहर जब गया अपना कार्ड उठाना था तो वहाँ केजे साहब मौजूद. मैंने कहा भाई तू इधर क्या कर रहा है. लास्ट टाइम मुझे 10 साल पहले मिला था एल्मा में. जब मैंने छोड़ा था एल्मा तो तब वो उधर था मिस्टर केजे. फिर कहते हैं तू किधर क्या कर रहा है. मैंने कहा जो तू कर रहा है. तो बस फिर आई थिंक हमारी दोस्ती वगैरह भी हो गई थी काफ़ी उस पॉइंट पे. मिस्टर एससी भी थे वहीं पे. और कौन मैं तब तक नहीं आया था. तू नहीं था. मेरा और लेट था वीज़ा. तेरा और सिचुएशन. तू लगता है तारिक के साथ आया.
आ ही नहीं रहा था। नहीं, तारिक भी पहले आ गया था, सब पहले आ गए थे। मैं ओवी के बाद आया। अच्छा हाँ, मैंने ओवी का अटेंड ही नहीं किया। अच्छा, मुझे हाँ सही कह रहा। यस, तो ओ वीक में ये सिचुएशन थी। मेरा ओवी तुम लोगों ने करवाया है, तुम लोगों ने बताया था कि कार्ड कैसे चलता है मेंजा में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉफी शॉप कहाँ है, क्लास कहाँ होंगी, वो तो ओवी में बताते हैं। मर्केटर वाले जो इवेंट आइस ब्रेकिंग पे तो था। कौन सा आइस ब्रेकिंग? वो एंड में आया हूँ मैं, बिल्कुल पूरा हफ्ता गुजरने के बाद। मैं 1 सितंबर को लैंड किया था। या हाउ डू यू नो वाली जो सिचुएशन थी कि वो तो उसके बाद मेरे ख्याल से वो उसके इवेंट्स थे, वो कॉलेज ऑफिस के। अच्छा हाँ, वो ऑफिशियल ओरिएंटेशन वीक के नहीं थे। अच्छा अच्छा। नहीं, मुझे ओरिएंटेशन का 1-2 दिन तो याद है जब वो कंपनीज आई होती थी हेल्थ इंश्योरेंस वाली भी ऑन कैंपस आती थी ना। हाँ 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 कि वो हाँ, आती हाँ, थी हाँ, अब। वो मैं जब मुझे मिल गई थी आरएलएच में, हम्म, उस पे मैं पहुंच गया था, हेल्थ इंश्योरेंस वाली पे, लेकिन कोई बाकी मेरे मिसिंग थे। अच्छा नहीं मुझे हो सकता है। तो वो जो फिर दरवाजे तो खटखटाते हैं, वो सब मैंने अगले साल फिर एक्सपीरियंस किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। यस, तो ओ वी का ये सिचुएशन थी। मैं भी बिल्कुल मुझे 2 दिन ही नसीब हुए थे उसके भी। सही है। तो फिर यूनिवर्सिटी लाइफ जब गुजरी है तो थोड़ा सा चेंज होने में टाइम तो लगा था, लेकिन फिर हम लोगों की अच्छी चिलिंग भी हो गई थी सबकी आपस में। हम क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे तो टाइम फिर गुजर जाता था सही तरीके से। लेकिन मेरा हमेशा से था कि बस इसके बाद मैं वापस जाने वाला सिचुएशन थी पाकिस्तान। तो सवाल ये था कि कैसा था ना, चेंज कैसा था। टफ था ये। अगर मुझे पता होता शायद मैं ना आता। सही है। हाँ, अगर मुझे पता होता कितना बड़ा चेंज है तो मैं शायद ना आता। लेकिन आई थिंक वो ही आप आते ही तब वो जब आपको ना पता हो। राइट राइट। क्योंकि एक बंदा मुझे एक्चुअली एक बंदा मिला था जो आया हुआ था याकव। मैं जब एसएटी की तैयारी करने गया यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, एक ट्यूशन सेंटर में, आई थिंक तब 1-2 लीडिंग किस्म के थे। एक तो ग्रीन हॉल था और एक लीड्स एकेडमी था आई थिंक। राइट, था ना लीड्स ही लीड्स गया था। लीड्स उनका डीएचएम ही था एक कैंपस, और मैं एक वहीं गया जवाहर था। टाउन में था। राइट, वो सर क्या नाम, महमूद बहुत हो गई मैं। हाँ मैथ पढ़ाते थे। मैथ पढ़ाते थे, वो पान खाते थे। पान खाते थे, पतले से थे। एग्जैक्टली। तो उनके पास जब मैं गया तो मुझे एक लड़का मिला। उसने कहा जी कि मैं याकब से आया हूँ। मैंने कहा है? मैंने कहा याकब से क्या मतलब आए हो? कहते हैं मैं वहाँ गया हुआ था पिछले साल तो मैं छोड़ के आ गया हूँ। कौन था ये बंदा भाई? था एक मुझे नाम भूल गया, जेड से था उसका नाम। मेरे इंस्टाग्राम पे एडिट है, मैं चेक करूँगा। कि मानी के बैच का था? नहीं वो आई थिंक किसी और स्कूल से था, एलजीएस और लकास वगैरह से नहीं था। नहीं, एज इन याकूब्स में। याकूब्स में वो हमारे शब्बर वाले बैच का था। वो शब्बर को भी जानता था। अच्छा ठीक है, उस बैच से छोड़ शब्बर को भी जानता था और शब्बर को वो अच्छे लफ्जों में जानता था। कहता एक है वहाँ पाकिस्तानी। ठीक है मैंने कहा ठीक ठीक है। तो मुझे तो नहीं आइडिया था शब्बर कौन है। शब्बर अच्छा इंसान है। शब्बर अच्छा इंसान है। तो उसने कहा कि मैं आया हूँ वापस। मैंने कहा यार वापस क्यों आ गए हो? मैं तो जाने के चक्करों में हूँ। हाँ, मतलब मैं तो एक्साइटेड हो गया हूँ अब जाने के लिए, तो वापस आ गए। तो कहता है मैं परेशान हो गया। मैंने कहा एक बंदा गया है स्पेशल पूरा बेच बाज के और लगा, आई थिंक पता नहीं अच्छे स्कूल से ही था, हमारी तरह गया है, 2-3 महीने रहा है और वापस आ गया। तो ऐसा क्या हो गया जो वापस आ गया? बंदा अलार्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या सिचुएशन? कहते हैं नहीं बड़ी वहाँ पे एक डिफरेंट लाइफ है, मुझे पराठे नहीं मिलते उधर। मैंने कहा यार मैंने कहा ठीक है तू आ गया वापस, सही है, पराठे नहीं चाहिए वापस। ये मेरे प्रॉब्लम नहीं थे। मैंने कहा कोई और सीरियस कोई वो मसला होगा कि वैल्यू, चाहे उसके लिए हो सकता है पराठे जरूरी हो, लेकिन मेरे लिए खाने शाने का इतना नहीं था। पॉइंट इज कि अभी आप किसी बंदे से पूछो जो अब्रॉड जाना चाहता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एक्सेट्रा कंट्री से, तो अगर आप उसको ये कहोगे यार हाँ वहाँ पराठे नहीं मिलेंगे, तो दैट वुड बी द लास्ट ऑफ देयर वरी, आई वुड एक्सपेक्ट। तो उसने इस तरह की बातें की। नहीं है तो फिर नहीं परदेश काट सकते आप, कि आप सफाई खुद करनी पड़ती है, पराठे परूठे नहीं मिलते। एग्जैक्टली। इसी तरह की बातें कर रहा था। मैंने कहा चलो आप मतलब इसको वो घर वाली फीलिंग से बाहर निकलने का अभी नहीं हुआ। तो मुझे वैसे थोड़ी आदत थी इंडिपेंडेंस की, घर के जो हालात थे। राइट। तो उसकी वजह से फिर मुझे इस तरह की चीज़ें मैटर इतनी नहीं करती थी।
मैं तो अपना यूनिफॉर्म वगैरह भी कभी कभी खुद ही करता था इस्त्री। मैं हमेशा ही खुद करता था भाई, तो मुझे ये घर वाले खुद करवाते थे, कहते पुत्र चलो खुद करो, कल को तुमने खुद ही करने हैं, तो ये तुम्हें काम करने की आदत पड़े। काम करने की आदत पड़े, खुद अपने काम करो, खुद जाओ स्कूल। एग्जैक्टली। तो इस वजह से फिर वो उसने मुझे थोड़ा सा डराया। उसने ऐसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा यार कि कोई ना कोई तो वजह ही होगी। तो फिर मैं इग्नोर करके आ गया। मतलब जब आया तो मेरी सिचुएशन आई कि नहीं थोड़ा सा है तो सही फ़र्क यहाँ पे वाइब का, लेकिन ठीक है अब पढ़ना तो है, कुछ ना कुछ तो करना है। या तो फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, आई थिंक ना वही था प्रोग्राम, हाँ ECE, ECE। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और एक मेरा भाई का दोस्त था, भाई के बैच का, वो वहाँ से वो प्रोग्राम करके ग्रेजुएट हुआ है, जो कि अब वहाँ काम करता है JP मॉर्गन चेस में, आई थिंक UK में। तो उस पॉइंट पे वो था, पहले वो एक्सेंचर में था, उससे पहले वो याकब्स का ग्रेजुएट था। तो मैंने उसको बात कॉल में लाई, उससे पूछा, मैंने कहा टाइम है 5-10 मिनट। तो उसने मुझे समझाया कि नहीं ठीक है, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, मतलब कि ठीक है यूनिवर्सिटी आ के जाओ। कर्जे हैं जो कि अभी तक है, लेकिन वैसे यूनिवर्सिटी ठीक है। मतलब अगर आप कंपेयर किससे साथ करें ब्रो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी थी। तो फिर मैं क्या No कहते हैं doubt. उसकी बात पे मैंने यकीन किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अगर आपने जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हो ना, और उससे अगर आप कंपेयर करो तो जमीन आसमान का फर्क है फॉर द ओवरऑल एक्सपीरियंस दैट यू गेट। ठीक है, इन द एंड मैं अब इस पॉइंट पे एजुकेशन को इस तरह वैल्यू करता हूँ कि देखो एजुकेशन तो आप कहीं से भी ले सकते हो, नॉलेज तो इंटरनेट पे सारा पड़ा है, आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके एज नहीं मिलने लगा, राइट। अगर आपने आईवी लीग की एजुकेशन भी लेनी है तो उनके भी कोर्सेज ऑनलाइन पढ़े हैं, अगर आप उनको कंबाइन करके अपना कुरिकुलम बना के आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, उनके प्रोफेसर से कोर्सेज ले सकते हो। याकब्स जो का सारा वैल्यू है वो उस एक्सपीरियंस की है, उस लाइफ की है, उन इवेंट्स की है, उन कॉलीग्स की है, उन स्टूडेंट्स की है, उन एक्सपीरियंसेस की है, टॉस वाले द अदर साइड के एक्सपीरियंसेस की है, वो सब चीज़ों उसकी वैल्यू है जो कि अभी आपको याद रह जाती है। दूसरा आई थिंक पढ़ाई is part डाइवर्सिटी of का it, of एक course. मेजर चंक था, जो वो USP यूनिवर्सिटी का, तो वो वाकई अच्छा था Everything was in क्योंकि English. इतनी, मेरा जो रूममेट था वो कैमरून का था। अब मुझे ना जमीन आसमान का भी नहीं पता था कैमरून है क्या, एग्जैक्टली, मतलब क्या है ये, किधर है मुल्क, राइट। कोई आइडिया नहीं था। तो उस तरह की चीज़ें आपको नहीं पता होती। आई थिंक अभी भी लोग होंगे जिनको नहीं पता कैमरून किधर है, राइट, क्या सा मुल्क है। तो इस तरह के काफ़ी मुल्क हैं, अल्बानिया, कोसोवो, मोल्डोवा कौन सा मुल्क है भाई ये, किधर है तो यहाँ के लोग भी वहाँ पे थे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। Yeah. तो चेंज आई थिंक अडॉप्ट में हो गया था, फिर 1 साल बाद, 1 साल लग गया था। ठीक है, अच्छा, तो पढ़ाई स्टार्ट की ECE में, लेकिन ख़त्म की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ये क्या सीन था? सीन ये था कि मुझे था कि ऐसा तो नहीं है कि EC हो नहीं सकती, हो जानी थी क्योंकि एक तो यहाँ पे पाकिस्तान से थोड़ा सा फ़र्क स्टाइल था पढ़ाने का, मैथ्स का भी थोड़ा सा फ़र्क था, क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा थियोरेटिकल पढ़ाते क्लासेस थी कि A B rather than 1-2। पाकिस्तान जैसे में होता है 1 + 2 = 3, 1 + 1 = 3, इधर A + B = C। पाकिस्तान के अंदर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई कंप्लीटली एग्री, पाकिस्तान के अंदर अप्लाइड मैथ्स पढ़ाई जाती है, इट्स मोर बेसिकली एग्जांपल देके, और यहाँ पे थियोरेटिकल ज़्यादा पढ़ाई जाती है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, जो कि मेरे लिए भी था कि ये चेंज है और मुश्किल की तरफ था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फॉर इंस्टेंस हमें एक चीज़ है ना डिफरेंशिएशन, तो वो सिखा देते हैं कि अच्छा बेटा डिफरेंशिएशन ऐसे होती है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, वो आप सीख जाते हो, वो E पे करनी हो, I पे करनी हो, जिस पे भी करनी हो, डिफरेंट वर्जन सीख जाते हो, लेकिन इन द एंड कोर कि जी डिफरेंशिएशन है क्या, क्यों करते हैं, एक फॉर्मूला है उस पे क्यों डिफरेंशिएशन करोगे आप, वजह क्या है, और अगर कर दिया आपने तो हो क्या रहा है उसको, ये कि जी इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया होता है कर्व के नीचे का या ऊपर का, ये कॉन्सेप्ट समझना इस पाकिस्तान में नहीं कराया जाता, बहुत कम टीचर्स कराते हैं इसको। मैं लकी था जो मेरे स्कूल में टीचर थे वो उन्होंने कराया, लेकिन उन्होंने भी उस लेवल पे नहीं कराया
जिस पे कराना चाहिए। उनके ऊपर प्रेशर होता है ना, टाइम से कराओ, टाइम से कराओ, सिलेबस खत्म हो, ताकि बच्चों के ग्रेड हैं वो उस ग्रेड को टारगेट करते हुए पढ़ाते हैं, रादर देन के बच्चे के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठे। तो मैंने उस पॉइंट पे फिर सोचा यार कि ECE हो तो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और पॉइंट सिर्फ इतना है कि मुझे शुरू से था इंजीनियरिंग का कि मैंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करनी है, या फिर हार्ड कोर चीज़ों के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेट करना, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मुझे शुरू से पसंद था। तो फिर मैंने जब एनालाइज किया यार कि क्या मुझे वाकई किसी लैब शैब में काम करना है या किसी R&D वगैरह में काम करना है, इस तरह की एरिया में, जो कि थोड़ी सी एनवायरनमेंट कैसी होगी मेरी। मैंने थोड़ा सा अपने आप को उस पोजीशन में डाला कि अगर मैं ECE कर लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा। ये तो पहले नहीं सोचा था, पहले था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, फुल स्टॉप। तो यहाँ आके फिर मैंने जब बाकी चीज़ें भी देखी और भी प्रोग्राम्स थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग था, फिर ग्लोबल इकोनॉमिक्स वगैरह था, बायोटेक वगैरह था। बायोटेक तो बिल्कुल ही ऑफ द फील्ड था मेरे लिए, लेकिन और भी चीज़ें थी जो मैं देख के एनालाइज कर रहा था यार कि इनकी क्या ट्रेजेक्टरी है। IMS एक हमारा है, SC, शाउट आउट टू SC। तो IMS भी था, IMS मेरी कैटेगरी में एक स्टेप और ऊपर था, क्योंकि उसमें वो फिर रोबोटिक्स और कोडिंग वगैरह और ज़्यादा है। तो फिर हाँ वो होमवर्क ड्यू होता था मंडे को, उसकी बहुत ज़्यादा एक रिक्वायरमेंट होती थी। और CS जनरली बहुत एक मुश्किल सब्जेक्ट है, आपको घंटे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। जो बात है, अगर आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो आपको कम घंटे लगाने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी में, तो आपकी लाइफ भी फिर उस तरह होती है। तो फिर मैंने एक्टिव डिसीजन लिया, एक तो कि मैं अपने आप को फोर्स ही नहीं कर रहा इस तरह की जॉब में, जो कि EE रिलेटेड। उस पॉइंट पे जो मुझे समझ आई कि यार कि मैंने जो मुझे थोड़ा ज़्यादा काम करना है लोगों के साथ, मतलब थोड़ा सा पीपल फेसिंग, जिसमें मैं थोड़ा सा फिरूँ और मैं लोगों से मिलूँ जुलूँ, और कुछ क्या कहते हैं, एक चीज़ में बस मोहताज ना होकर रह जाऊँ, चेंज होता रहे थोड़ा बहुत ना सेटअप। तो फिर मुझे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग उस पॉइंट पे अच्छा एक स्विच लगा था कि यार एक करके आपके पास ना वो बिज़नेस वाली साइड भी खुल जाती है। और मैं बिज़नेस में पहले से इंटरेस्टेड भी था कि यार कि आपको बिज़नेस का पता होना चाहिए कि कैसे चल रहा है, एंड टू एंड कैसे चलता है, क्या चीज़ें होती हैं एक प्रोडक्ट्स को बना के, उसको बनाने में, उसको बेचने में काफ़ी चीज़ें होती हैं। इन्वेंटोरी है, सप्लाई चेन है, इस तरह की, फिर आपकी कॉस्टिंग है, आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसकी, कहाँ आपने मार्केट करना है, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। राइट, आई थिंक तो ये आपको अगर नहीं पता ना तो फिर आपको नहीं पता। आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा इस बारे में सोचा कि आई थिंक यू टेल मी इफ यू एग्री टू दिस और नॉट, कि कंसल्टिंग जो एक जॉब है, इट डेफिनेटली हेल्प्स इफ यू स्टडीड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अगर इवेंचुअली आपने कंसल्टेंट बनना हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज अ मेजर जो कि बेसिकली आपको एंड टू एंड बिजनेसेस के बारे में एजुकेट करता है कि इंडस्ट्री कैसे चल रही है। हाँ, and it can be different industry. It can be SaaS products, it can be production companies, it can be heavy manufacturing companies, Germany की जिस तरह है, automotive, etc. Marketing companies. Core जो है ना, लेकिन आपको you start understanding business models, distribution, sales, like you mentioned, all of these separate departments. जब आपको इनका end to end पता होता है, that's something that you need in consulting, especially consulting case studies में. कंसल्टिंग में आप एसेंशियली बिजनेस को ही तो कंसल्ट कर रहे हो, राइट? और क्या? तो यू वुड एग्री कि बेसिकली somehow your bachelor was definitely giving you an advantage eventually. बैचलर का इसमें ज़रूर वैल्यू थी कि आपको बिजनेस के बारे में पता लगता है कि बिजनेस वाली साइड जो है इंजीनियरिंग की वो कैसे चलती है, कि खाली एक गाड़ी बनाना आपको नहीं आना चाहिए। गाड़ी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कौन इन्वॉल्व है, कहाँ से पार्ट्स आने हैं, किस तरह आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, टाइम कैसे बचा सकते हो, टाइम इज़ मनी। तो वो काफ़ी वैल्यूएबल था। तो फिर मुझे था यार कि मुझे इस तरह की कोई जॉब, इवेंचुअली मैं अपने आप के लिए फोर्स ही कर रहा हूँ और मैंने कंसल्टिंग ही करनी है। मतलब मुझे था कि मैंने कंसल्टिंग करनी है, क्लियर था। ये बैचलर्स में क्लियर हो गया था? बैचलर में हो गया था, मैंने करनी ही कंसल्टिंग। बिग 4 में जाना है। ठीक है, बिग 4 में जाना है और वो मेरा गोल था। ठीक है।
तो वो बहुत क्लियर गोल था, और आई थिंक जो क्लियर गोल होते हैं वो आप फिर एंड ऑफ द डे शायद कर ही जाते हो। आप इतना नैरो डाउन अपने आप को करो यार, नहीं मैंने ये करना है इसको, मुझे अगर आप री इंजीनियर करें इसको पहुंचने के लिए क्या चाहिए, आपको यहाँ पे पहुंचने के लिए फिर इंटर्नशिप चाहिए, फिर आपको थोड़ी बहुत एक्सेल के स्किल चाहिए, प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, पावर पॉइंट बनानी आनी चाहिए, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बिजनेस की जो केस स्टडीज़ हैं वो कैसे होती हैं, फेल कैसे हो जाते हैं बिजनेस। जैसे कोडेक वोडेक की हमने पढ़ी थी कि कोडेक का बिजनेस क्यों फेल हो गया, ये आपको रखेगा। KODA के जो कोरियन कंपनी थी राइट, जो फोटोग्राफी वाली कैमरा वाली, अब तो वो दोबारा आ गए हैं मार्केट में। तो वो क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग था मेरे लिए स्विच करना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। एक तो यूनिवर्सिटी लाइफ थोड़ी बेहतर हो जानी थी, क्योंकि मुझे था कि मैं EEE करूँगा तो मैं सारा दिन यही करता रहूँगा, क्योंकि आपको पता होता है हर किसी को अपना लेवल पता होता है और आपको उसके लिहाज से चलना चाहिए ज़िंदगी में। तो कुछ लोग होते हैं जिनको आई थिंक कम टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ भी थे APK वगैरह कि अच्छा यार इस बंदे को अगर आप एक एक्सरसाइज है कोडिंग की या मैथ की वो घंटे में कर लेगा, ठीक है मुझे 3 घंटे लग जाएंगे, राइट ठीक है वो रिलेटिव है, लेकिन आई थिंक एक कोर एक तो आपको स्किल बनाना चाहिए या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सही है कि यार कि मेरी ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है, या उसको मैं बेहतर करूँ ना करूँ अलग बात है, लेकिन मुझे 3 घंटे चाहिए। अब अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की बीच में कि यू ऑलरेडी न्यू कि यार मैंने कंसल्टिंग में जाना है, Big 4 में जाना है, एंड यू ऑलरेडी न्यू दैट इन योर बैचलर्स, विच ईयर कोई है नजर कब ये क्लियर हो गया कि यही करना है या कंसल्टिंग में जाना है? पहले साल के एंड पे। ठीक है। अच्छा हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट कि अच्छा कंसल्टिंग एक फील्ड है जिसके अंदर ये कंपनीज हैं, ये बचपन से पता था, लाइक समवन टोल्ड यू अबाउट, यू नो समवन हु वर्क देयर? फॉर डिस्टेंस मुझे नहीं पता था, मेरे दोस्त है सईद बुरादरान में जो बड़ा भाई, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। आई डिडंट नो अबाउट कंसल्टिंग बिफोर दैट टू बी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ सुना हुआ था बट आई नेवर न्यू कि अच्छा ये क्या होती है, इट्स हाईली पेड, इसमें इट्स नॉट आपको क्लाइंट के जाना होता है एक्सेट्रा। आई डिडंट नो एनीथिंग, उसने मुझे एजुकेट किया था। हाउ वाज इट इन योर केस? मुझे यूनिवर्सिटी के थ्रू ही मोस्टली इसके बारे में पता लगा था, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की अगर मिसाल लो तो उसमें जो बैच ऊपर थे लोग, मैं उनकी फॉर एग्जांपल देखता था प्रोफाइल, लिंक्डइन पे देख ली कि अच्छा ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से काफ़ी एक चंक ऑफ पीपल थे जो कि कंसल्टिंग में काम कर रहे थे कि अच्छा यार ये लोग करते क्या है, मतलब उनकी फिर प्रोफाइल देखी कि ये अभी ये काम कर रहा है। फिर कंसल्टिंग वो जो कंपनीज थी उनको फिर मैंने ऑनलाइन देखा, रिसर्च की, अच्छा ये करते क्या है कंपनीज, क्योंकि दूर से तो नहीं पता लगता, तो कर करके आपको फिर अंदाज़ा होता है अच्छा यार ये कंसल्टिंग कंपनी है। बहुत सारी कंसल्टिंग कंपनीज हैं। फिर Big 4 है, Big 4 के अंदर ऑडिटिंग होती है, IT कंसल्टिंग होती है, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो इस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या बिजनेस और IT का मिक्स करके जाते हैं वो दे एंड अप इन कंसल्टिंग। तो ऐसा क्या है कंसल्टिंग के अंदर, ऐसे लोग क्या कहते हैं, तो फिर मैंने वो थोड़ा उसके अंदर जब देखा ऑनलाइन रिसर्च करके, तो मुख्तलिफ कंसल्टिंग कंपनीज के आप पेज पे भी अगर चले जाओ किसी भी कंसल्टिंग कंपनी के ना, तो वो आपको इतने ज़्यादा उनकी सर्विसेज हैं, फिर आप कहते हैं यार ये तो बड़ा हैवी सीन है, इनके पास तो इतना कुछ है ऑफर करने को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कि इनके पास जी फाइनेंस कंपनीज के लिए भी है, फिर आपका टेक कंसल्टिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, IT है, और इस तरह आप ऑडिट्स भी करते हैं, सब करते हैं, मतलब एंड ऑफ द डे इस स्पेक्ट्रम है। तो उस पॉइंट पे था वाह क्या बात है, मैं अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ जो मुझे पसंद आए, कभी ऑटोमोटिव पसंद है ऑटोमोटिव का प्रोजेक्ट कर लो, फाइनेंस वाला पसंद है फाइनेंस का कर लो, फार्मा का पसंद है फार्मा का कर लो, आपको फार्मा का पता लगेगा कि फार्मा की इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ऑटोमोटिव कैसे काम करती है, क्योंकि चलो इतना ज़्यादा नहीं पता लगेगा लेकिन थोड़ा बहुत तो पता लगेगा ना ये चीज़ें कैसे। जर्मनी की तो इंडस्ट्री है ही ऑटोमोटिव, तो ऑटोमोटिव कंपनीज अंदर से कैसे ऑपरेट करती हैं, कौन से टूल्स यूज़ करती हैं, क्या है ऐसा उनका डायनामिक वर्किंग। तो मेरे लिए हमेशा से था कि एक तो मुझे चेंज बहुत पसंद है कि हर कुछ देर बाद मुझे चेंज होना चाहिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी में। तो प्रोजेक्ट बेस्ड जो काम है उसमें ये फ़ायदा है कि आप एक प्रोजेक्ट के बाद कोई और मिल जाए तो थोड़ा सा आप नया कर लेते हो, चीज़ सीख लेते हो, मोटिवेशन भी आपकी थोड़ी सी बेहतर रहती है। एक ही चीज़ करी जा रहे हो
बंदा एक तो सीख जाता है एक, और फिर आप बोर हो जाते हो। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं हो जाता हूँ। ऑफ कोर्स। तो वो था मेन मेरे लिए यार कि कंसल्टिंग अच्छी है जाने के लिए। So the way I understand it, that you always had this research-oriented personality, कि you were curious about stuff. You were like, अच्छा यार मैं देखूं कि सीनियर क्या कर रहे हैं, वो किस में जा रहे हैं। ये this came from you. No one told you to do that, right? तो basically मैं सिर्फ ये कवर करना चाह रहा हूँ। मुझे एक था कि चीजें एक तो चलती कैसे हैं, ये क्यूरियोसिटी है। So वही मैं basically point out करना चाह रहा हूँ for all those people who like might look up to you in the case KG you work as a senior consultant at PwC. And if someone wants to look down that track, यार अच्छा ठीक है, what can they learn from you as a human being? So I would say that this curiosity का factor was there already when you were first of all in, let's say, OA levels, but especially when you were in your bachelor's, that you were already looking कि यार अच्छा मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूँ, ये नहीं कि in the moment आप जी रहे हो। और क्यूरियोसिटी एक है की एलिमेंट आई वुड से, कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए यार कि ये चीज़ कैसे चल रही है। अगर नहीं पता तो पूछो, मतलब सवाल पूछ के ही आपको पता लगता है। और एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही है कि आप जितने अच्छे सवाल पूछते हो ना, उतना लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनका भी फ़ायदा होता है। अगर आप किसी कंपनी में भी काम करते हो तो वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी काम आसान होगा। अगर तुम्हें ज़्यादा चीज़ें आती हैं और अगर तुम सीखने वाले हो तो तुम सीखो, और अगले बंदे का फ़ायदा है, वो तुम्हें काम देगा। बिल्कुल। तो उससे होता है कि आपका एक तो अपना कॉन्फिडेंस वगैरह भी थोड़ा सा बेहतर होता है सीख के पूछ के कि अच्छा यार ये चीज़ इसकी क्या वजह क्या है, कैसे चलती है, क्यों ऑपरेट कैसे करती है, इसके किसने बनाई है, इसकी ज़रूरत क्या है। सही है, तो आई थिंक वो एक है की वैल्यू एडिशन। अच्छा, तो ये तो हो गया जी बैचलर्स कर लिया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अब तुम हो गए हो ग्रेजुएट। अब हो गया मैं ग्रेजुएट। तो अब ग्रेजुएट होने के बाद कंसल्टिंग में अप्लाई किया। ग्रेजुएट होने के बाद पहले तो मेरा था कि अभी तो काम नहीं हो सकता अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, मतलब अभी तो ख्वारी थोड़ी कम हुई है। अभी जाके फिर मतलब अगर आपने काम ही करना है तो काम करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। अभी बेहतर है कि बंदा 1-2 साल तो थोड़ा सा, क्योंकि एक तो आई थिंक जर्मनी के अंदर आपको वो इन्फ्लुएंस होता है बाकी लोगों का काफ़ी ज़्यादा। जर्मन से अगर आप बात करो, वो तो स्कूल के बाद भी गैप ले लेते हैं। यहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी स्लो है, हम लोग बहुत ही फास्ट पेस कल्चर से आते हैं। हर किसी को होता है कि यार इसके बाद ये चीज़ लाइन टू लाइन होती है। यहाँ पे थोड़ा सा लोग आराम से चलते हैं ज़िंदगी को लेके, भी थोड़ा सा पॉज लेके, जो कि वो बहुत ज़रूरी है हेल्दी उसके लिए, लाइफस्टाइल के लिए। तो फिर मैंने कहा नहीं मास्टर्स कर लेते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे एक तो बैचलर इतना कंक्रीट नहीं था, और दूसरा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मैंने किस एरिया के अंदर पर्टिकुलरली जाना है। मतलब कंसल्टिंग भी काफ़ी तरीके की होती है, तो मुझे आईटी के अंदर थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली साइड पे। तो फिर मैंने कहा कि मास्टर्स कर लेते हैं, नहीं होता मास्टर्स तो इंटर्नशिप पॉसिबल है। ठीक है, तो मास्टर्स मैंने किया तो मास्टर्स नहीं हुआ। मास्टर्स वालों ने कोई रिक्वायरमेंट, मेरे इन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज कम थे। अच्छा, आई थिंक कोई ऐसी वजह थी, वो भी कुछ स्टूपिड वजह थी। अगले साल भी मैंने किया था सेम टू सेम, अगले साल तो उन्होंने रख लिया। अच्छा, पहले साल नहीं रखा, ने पता होगा तुझे, वो शायद का हो गया था ना। हाँ, मेरा भी हो गया था। तेरा हो गया था, तूने की नहीं। मैंने की नहीं। वो शायद का हो गया, वो उसने करी, उसने शुरू कर दिया, मेरा हुआ नहीं। क्रेजी। लेकिन हमारे मेजर सब सेम था, पता नहीं क्या वजह थी। फिर मैंने उसको इतना रेजिस्ट नहीं किया, फिर मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी। फिर मैंने और यूनिवर्सिटी देखी, मैंने कहा चलो और ऑप्शन देख लेते हैं साल में, क्योंकि वो कमरा शमरा भी खाली करना था जैकब्स का। उस पॉइंट पे आपके पास सिर्फ 1 महीना ही था कि आगे का प्लान क्या है। मतलब कमरा खत्म हो रहा है जून में, उसके बाद किधर जाना है, कहाँ जाना है, वाले दरेमन वाले किसके पास रहना है, काजी साहब के पास। हाँ, मतलब ये सारी चीजें हैं, तो वो सारी ओपन क्वेश्चन थे। क्या वो भी अच्छा तुमने तो नहीं की ना फिर जॉब? कौन सी? फेरियन नहीं की, लेकिन मैंने वो चलाई है
ग्रोसरी डिलीवर की हैं। यार उसकी भी बता दो ना, ताकि लोगों को लग रहा है कि पता नहीं तुम आए हो छा गए हो बस कंसल्टिंग में सीधा। यार वो भी बाद में किया ना अभी तो, लेकिन याको से मैंने आते साथ वो जॉब की थी, एक तो सिक्योरिटी गार्ड की तेरे साथ ही की थी, क्योंकि Security guard। अपने पैसे जोड़ने थे थोड़े से। घर वाले भेज तो रहे थे, लेकिन मुझे था नहीं एज सुन एज पॉसिबल थोड़ा बंदा कम रिलाई करे तो बेहतर है, क्योंकि एक्सचेंज रेट इतना तब तो अब तो बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिहाज से पैसे भेजना बहुत ज़्यादा क्रेजी है। हाँ, पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप कमा रहे हो तो फिर मुझे था कि नहीं अपना थोड़ा बहुत यहाँ पे कम से कम 200 यूरो भी आपको आ जाए महीने के, चलो आप 10 घंटे भी कर लो तो ना होने से तो बेहतर है। एब्सोल्युटली। तो फिर मेरा तो हैवीली फोकस ये था कि नहीं अपना खुद ही एज सुन एज पॉसिबल करना है, तो पैरों पे खड़े हो जाए। पैरों पे खड़े हो जाएं। तो सिक्योरिटी की जॉब की 10 घंटे थी वो वीकली, याकोस में वीकली थी ना 10 घंटे, वीकली थी 8 से 10 घंटे थी वीकली, हाँ वो थी 50 आवर्स पर मंथ इस तरह करके थी। तो पहले मैंने वो जॉब की, फिर वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आ गए, फिर मुझे था नहीं इससे थोड़ी बेहतर होनी चाहिए जॉब, तो फिर मैंने एडमिशन्स में ले लिया था। वो भी मानी सईद ने बताई थी। कौन सी? कोई स्टूडेंट जॉब करो। हाँ, स्टूडेंट जॉब करो। मानी सईद ने बताया था। क्या आप लाइब्रेरी में काम वो कर सकते लाइब्रेरी हो? में करता था। लाइब्रेरी की टॉप ऑफ द चेन थी, डिफरेंट चेन ऑफ जॉब्स थी यूनी के अंदर भी। एक ही लाइब्रेरी की, फिर आप स्टूडेंट कॉलेज में भी काम कर सकते थे, स्टूडेंट कॉलेज में हेल्प करने के लिए, एडमिशन में फिर आप और सिक्योरिटी की थी, और क्या थी? बस यही थी। सिक्योरिटी की थी, कॉलेज ऑफिस में थी, बड़ी जॉब्स थी, इस तरह करके जॉब्स थी। समर ब्रेक में मैंने जॉब की थी 2 हफ्ते के 3 हफ्ते, महीना डेढ़, कॉलेज ऑफिस को सेटअप करने में हेल्प करनी थी, नीचे केलर था खाली करना था, इस तरह की चीजें। पौधों को पानी देना था। अच्छा, समर में सड़ ना जाए कॉलेज ऑफिस के, इस तरह की जॉब। तो लोगों को ये बताना जरूरी है कि अब खैर हम भूल गए असल में थोड़ा ना, अभी बात कर रहे हैं तो याद आ रही है, क्योंकि आप इतना थोड़ा बहुत कंफर्टेबल बंदा हो जाता है लाइफ के साथ, तो वो आपको थोड़ा सा भूल जाता है कि यार कि खबारी तो काटी है। व्हिच इज इंटरेस्टिंग, ऐसी बात नहीं कि आई वाज रीडिंग एंड दैट इज आल्सो ट्रू कि मुश्किल जो चीज़ें होती हैं या जो हैप्पी मोमेंट्स नहीं होते वो भूल जाता है इंसान का ब्रेन फंक्शंस इन अ वे दैट डिफिकल्ट स्टफ को मूव ऑन करना है, इंसान का ब्रेन उसको कंडीशनड है इस तरह के वो अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहता है, नेगेटिव फीलिंग्स को, क्योंकि आप एक वजह की वजह से करते हो ना, जैसे हमारी क्या वजह थी, भूलना चाहता है। हमारी प्राइमरीली एक तो हर किसी की होती है कि आप यहाँ पे एक तो सेटल डाउन हो जाओ, दूसरा पासपोर्ट ले लो, जो के साथ मोस्टली जो आते हैं उनकी होती है कि अच्छा यहाँ पे सिक्योर करने के लिए लाइफ हो, यहाँ तो आपको रेजिडेंस चाहिए परमानेंट, यहाँ पासपोर्ट चाहिए, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होने वाली जो सिचुएशन है। तो उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, काफ़ी ज़्यादा उसके पिलर्स हैं। आपको एक लीगल एड्रेस चाहिए, ठीक है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, फिर आपको कितने पैसे चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जितना मर्जी जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर आपको क्या चाहिए जी, इस तरह की जर्मन लैंग्वेज चाहिए, इस बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इस तरह की। तो वो हमारा तो फायर फाइटिंग में गुजर गया सारा टाइम मोस्टली, कि अच्छा यार अगला स्टेप क्या है, यूनिवर्सिटी से निकल गया, अब आगे क्या करना है, कहाँ रहना है, जगह नहीं मिलती, जगह कैसे लें, किसको कॉल करें, लोगों के साथ क्रैश करें। तो वो करते कराते काफ़ी दोस्तों ने भी हेल्प किया है, कभी किसी के पास क्रैश कर लिया, कभी किसी को क्रैश करवा दिया, उसके बगैर नहीं हो सकता था। राइट, मतलब अगर this is a reality which lot of people don't know or don't realize coming abroad कि जी you have to crash at someone's place। नहीं, आई वुड से मैं नहीं डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि अगर तो आप उस अवाम से हो जो कि यूके या यूएस वाली है, तो आपकी लाइफ फर्क है यार, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत ठीक है। अगर आप यूके यूएस वाली हो भी तो भी हर किसी को नहीं मिल रहा अपार्टमेंट, इस तरह खुले नहीं पड़े कि आओ जी आके रहो। नहीं, मतलब वो बात ठीक है, आप 800 पाउंड दे सकते हो, लेकिन 800 पाउंड में भी आजकल उस्ताद वेगे में कमरा मिलता है आपको, वो भी यूके से बाहर, लंदन से बाहर। मेरा मतलब अगर आपकी लंदन में यूनिवर्सिटी है फॉर इंस्टेंस, तो 800 पाउंड में आपको लंदन के अंदर नहीं मिल रहा कमरा। ठीक है, फेयर इनफ, राइट। जस्ट सेइंग, वहां पे भी अब मुश्किल हो गया होगा और ज्यादा। हाँ, हमेशा से है, वहां भी जो जाते हैं क्रैश वो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे असल में एक तो मसला ये था, मुझे जो ज्यादा लगता है वो ये कि ना आपको ज़बान आती है नेगोशिएट करने के लिए कमरा,
कमरा देखने जाओगे उससे बात कैसे करनी है ये भी नहीं पता, क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं कुछ नहीं आइडिया, वो भी जर्मन के अंदर है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी जर्मन में है, कहीं Yes. कहीं भी अगर फकअप कर आपको सकते हो language आप, नहीं आती तो फिर तो और फकअप करोगे तो कुछ नहीं पता कि अब फिर क्या होगा, फिर कोई पुलिस रिपोर्ट हो जाएगी, फिर वीज़ा लिंक हो जाएगा, वीज़े के लिए भी आपको सारी चीज़ें ऑर्डर चाहिए, तो वो आपको फिर ऑन द ग्राउंड फिर खुद ही कर करके सीखना पड़ता है। तो कहने का मकसद यही है एंड पे कि हसल तो फिर ज़रूरी है, फायर फाइटिंग इज़ द राइट वर्ड। हाँ थोड़ा एज पे आई थिंक, जब पिछले साल से पहले तक तो एज पे ही था सारा सिस्टम, सिटीजनशिप से पहले तो एज पे ही था, मतलब कि अच्छा इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, उसके लिए क्या चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अच्छा चलो let you mentioned that you became a citizen last year, so first of all congratulations for that. Now that you are a citizen and initially when you came to Germany first 3 months you were like अच्छा ठीक है यार यहाँ का चैप्टर मुका और वापस चलो, लेट्स से कि ये चैप्टर एक नहीं था, अभी पे मल्टीपल चैप्टर्स बन गए और अभी ज़्यादा सारे चैप्टर्स हो गए हैं, बट नाउ यू इवेंचुअली हैव व्हाट यू इनिशियली केम हियर टू डू। हाँ, मैंने काफ़ी ये अपनी ज़िंदगी में भी ना वो देखा है कि बंदा ग्रेटिट्यूड भूल जाता है। अगर आप मेहनत तो आपको करनी पड़ती है, मेहनत हर कोई करता है और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर अब मैं सोचूं यार कि मैंने जो 5 साल पहले 6 साल पहले अपने लिए इन्विजन किया था, क्या उसमें से चीज़ें पूरी हुई हैं कि नहीं, तो आपको होता है यार कि नहीं, शुक्र है अल्लाह का कि चीज़ें वर्कआउट हुई हैं उस लिहाज से। तो वो भी ज़रूरी है कि बंदा उस रेस के अलावा थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए। राइट, नहीं एब्सोल्युटली। अच्छा, तो नाउ दैट यू आर अ सिटीजन, डू यू एवर थिंक, या ये थॉट आती है कि यार अच्छा अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अभी हम अब चलें वापस, या अब considering you are here for 10 plus years and because you've lived here and you've learned the language and you've been involved with the culture etc and you've grown as an adult person here, let's say what I would say is that you've spent more than half of your adult life in Germany compared to Pakistan. वो इस तरह के आई कंसिडर के जो 10 से 12 साल का जो बच्चा होता है उससे पहले तो उसकी प्री डेवलपमेंटल फेज होती है, they're not even mature. अच्छा ठीक है, they're not even mature. 12 साल से मैं काउंट करना शुरू करूं तो 18 or 19 was the age when you came to Germany. So technically you spent 6-7 years of adult life or mature life in Pakistan and you spent 10 plus years of adult life in Germany. So I can say you've spent more than half of your adult life in Germany. कुछ सालों में ज़्यादा हो जाएगा, कुछ सालों में नंबर्स वाइज भी आ जाएगी, ठीक है ठीक है। Considering that, do you think that now in your last 10 years you've had experiences etc that have changed you in a way that now going back to Pakistan seems less of a thing for you and you're like happy here and you're like ठीक है, I don't need to go back because there's no need, there's no urge for it? अभी तो कोई मुझे नहीं नज़र आता पाकिस्तान जाने का, क्योंकि उसकी है वजह एक दो तो ये कि प्राइमरीली रीज़न होती है आपके पेरेंट्स पाकिस्तान जाने की। तो मेरे भी पेरेंट्स नहीं है, मेरे अब्बू की डेथ हुई है 3-4 साल पहले, राइट, तो वो एक मेजर फैक्टर था वापस जाने का। अंकल अब्बू तो वो अब नहीं है वजह, तो जिसकी वजह से आपको होता है यार कि अगर आपके मतलब बहन भाई भी हैं तो उनका अपना ही इंडिविजुअल थोड़ा सा सेटअप होता है, कोर्स, तो मतलब आप मिलने जा सकते हो उनको, हाँ फैमिली के लिए You आप won't जा move सकते for हो, your लेकिन siblings. इमीडिएट फैमिली आई थिंक सबसे हाईएस्ट लेवल अगर आप देखो तो पेरेंट्स ही होता है, अपना इंडिविजुअल रिलेशनशिप, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप ये है, कोर्स, फिर सिबलिंग और फिर बाकी। या तो मेजर तो वो रीज़न है जो नहीं है, तो मुझे कोई अभी तो समझ नहीं आती वापस जाने की। दूसरा ये कि पाकिस्तान में चीज़ें हैं अच्छी भी, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ सेटल हो सकते हो अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, अगर आप अपना काम करना चाहते हो और क्या कहते हैं, एक कंफर्टेबल बंदा ज़िंदगी गुजार सकता है। आप हेल्प है, हाउस हेल्प मिल जाती है, कम पैसों में बेहतर लाइफ मिल जाती है। लेकिन इधर दूसरे हैं चीज़ें कि लोग थोड़े से सोशल वैल्यू के लिहाज से ना थोड़ा सा बंदा ज़्यादा ईज़ है इधर, थोड़ा सा निज़ाम आपको पता है कि कैसे चलता है, थोड़ी आदत भी हो गई है
कि अच्छा आपको पता है यार कि इस टाइम मैं जाऊँगा किसी जगह। निज़ाम का तो तुम्हें इसलिए पता है ना कि तुम यहाँ रहते हो इतने सालों से, अगर तुमने यही साल पाकिस्तान लगाए होते तो तुम्हें वहाँ का भी निज़ाम आइडिया होता। या लेकिन पॉइंट वही है ना कि पाकिस्तान में अभी भी मैं अब नहीं लगाए तुमने तो अभी भी वो मैं missing हो है। के आया हूँ। तो ये नहीं मसला कि निज़ाम आपको कोई पता नहीं लगेगा कैसा चल रहा है, लेकिन निज़ाम है कैसा। आपने अगर काम करवाना है किसी से, आपको अब भी जो खैर के तो वीज़ा लगवाना तो कॉल करनी पड़ी है। वीज़े के लिए कॉल करनी पड़ती है। दूसरा ये कि अगर आपके कोई गवर्नमेंट के साथ डिपार्टमेंट्स के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ है इनहेरिटेंस के इस तरह Right. के जो कि सीरियस थोड़े से चीज़ें होती हैं, Right. उसमें आपको वो नज़र आता है कि खवारी है, Yes. काफ़ी थोड़ी बहुत खवारी करनी पड़ती है। फिर आपको ऑन ग्राउंड आना पड़ता है, किसी को इन्वॉल्व करना पड़ता है कि अच्छा यार इतने एक दफ़ा जाओ, फिर 2 दफ़ा जाओ, 3 दफ़ा पैसे जाओ, देने पड़ते हैं। कि कितनी दफ़ा जाओ। तो इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। बाकी मुझे कभी कोई वैल्यू नज़र नहीं आती वापस नहीं ठीक जाते। है। अच्छा चलो ये अभी तो नहीं, मे बी फ्यूचर में हो सकता। अच्छा चलो ये तो होगी करियर रिलेटेड टॉपिक्स, राइट। मैं मानता हूँ कि लाइफ के अंदर 3 कोर होती हैं चीज़ें, 2 होती हैं वैसे कोर, 3 इसलिए कि actually 1 is your family life, like your parents, relatives, siblings. 1 is your career, which is your प्रोफेशनल करियर, लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, फाइनेंशियल एक्सेट्रा। जी जो थर्ड पिलर होता है वो दैट इज योर लव लाइफ, योर मैरिज एंड योर पर्सनल पार्टनर रिलेशनशिप, मैरिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब उस वाले साइड पे आते हैं। क्या बात है, हॉट टॉपिक। तो टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस ओवरऑल जर्मनी में रिगार्डिंग योर थर्ड स्पेक्ट्रम Pillar. थर्ड पिलर ऑफ लाइफ। बाकी आप आई थिंक जिस उम्र में हम आए हम चेंज हो गए हैं कि आपको फिर इस कल्चर की भी काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, पाकिस्तानियत भी रखनी पड़ती है। फिर आपको कुछ आपके भी वो होते हैं, क्या कहते हैं, कुछ हार्ड नोज हैं या फिर ड्रामेबाजी, जैसे मुझसे ड्रामेबाजी नहीं होती, या फिर आपको बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, या फिर आपको वो जो पाकिस्तानी कल्चर में भी है काफ़ी है कि रख रखाव और फिर बस करना पड़ता है आई थिंक, ड्रामा और अटेंशन ये वो। तो मुझे यहाँ का वो बेहतर लगता है कि अगर आप किसी जर्मन बंदी से मिलो तो उसको रिलेटिवली आई थिंक कम ड्रामेबाजी की ज़रूरत है। लोग थोड़े से ज़्यादा ऑनेस्ट हैं इधर, दिल में जो होता है वो बोलते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है। आग ऊपर रखना नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या कहते हैं समझ आसानी से बंदा जाता है ना ये। राइट। और हाँ, यस इज यस, नो इज नो, वो भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी से कह रहे हो कि यार के लेट्स गो समवेयर, कोई आपसे कहता नहीं, तो इट्स नो इज नो। तो ये नहीं कि पीछे पड़ जाओ। अच्छा, for all those people who are back home in Pakistan, India, subcontinent, who want to come to Germany and who are interested in jobs like consulting, etc., consulting, FANG, Google, Amazon, etc., big companies, Big Four, etc., big corporate multinational companies, who want to grow up in the career ladder, etc., जो अभी बैचलर्स कर रहे हैं या हाई स्कूल में हैं, and they want to come to Germany and get settled here and go up to that path, what would you say 3 to 4 things that are most important for them right now for the next 5 years? Considering the whole AI situation, job market, Germany, language, AFT, etc., etc. यार 5 चीज़ें। एक तो है कि आपका जो माइंडसेट है ना वो होना चाहिए कि मैं खुद चीज़ें कर सकता हूँ। मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है आजकल के ज़माने में, क्योंकि अगर इस पाकिस्तान इंडिया से जो लोग आते हैं, आई थिंक उसमें काफ़ी एक चंक होता है लोगों का जो कॉल वगैरह या फिर कहते हैं यार कि ये करवा दो वो करवा दो, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, समझ नहीं आती, लेकिन आई थिंक आपको कोशिश करनी चाहिए। जो मैंने एक चीज़ जर्मनी में सीखी है वो ये है कि यार कि यहाँ पे आपको इनकरेज करते हैं, पहले खुद एक फैक्टर होना चाहिए, ड्राइविंग फैक्टर, यार कि मैं खुद किसी तरह इसको फिगर आउट कर लूँ किसी चीज़ को ना।
उसमें अगर आपको नहीं समझ आती तो आप किसी से पूछ लो कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने बाहर जाना है, तो ऐसे लोग भी हैं जिनको ये पॉडकास्ट सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जाते हैं गूगल पे, वो सर्च करते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग होता है, फिर वो यूनिवर्सिटीज़ की पेज वगैरह देखते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, फिर उस रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, SAP सैप कह रहा हूँ, SAT है रिक्वायरमेंट, SAT के लिए क्या चाहिए, कैसे होता है, कहाँ होता है, कितने पैसे लगते हैं, सेंटर किधर है। तो आइडियल केसेस में तो आपको गाइडेंस वगैरह दे दे तो अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, लेकिन बॉटलनेक नहीं होना चाहिए इस पॉइंट को, कि आप खुद एक आपको होनी चाहिए करने से यार कि मैं, अगर कोई नहीं भी गाइडेंस मिली तो आप खुद स्टार्ट तो कर सकते हो, और अगर आप नहीं उसमें कुछ रिजल्ट नहीं करता तो पूछो लोगों से जो बाहर हैं, कॉल करो, मैसेज वगैरह करो यार कि मुझे यहाँ पे मैं फंसा हूँ, मैंने रिसर्च किया, मुझे यूनिवर्सिटी की समझ नहीं आ रही, इंट्रिकसीज जो होती हैं वो नहीं आती फिर समझ। तो आई थिंक पहला एलिमेंट तो ये है कि खुद एक इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया था, मैंने पहले इंटर्नशिप की थी, तो मेरे से उसने कहा कि अच्छा ये एक्सेल वगैरह बनाओ, तो मैंने नहीं बनाई, मैंने फिर किसी से पूछा यार कि ये नहीं चल रहा, वो कहता तूने किया क्या है, ट्राई क्या किया, राइट, मैंने कहा अभी तो एक दफ़ा ही ट्राई किया, कहता नहीं ये क्या बात हुई, और चीज़ें ट्राई करो, मतलब कि क्यों नहीं चल रही, रिसर्च करो, ऑनलाइन रिसर्च करो, क्यों नहीं चल रही, गलत कर दो बेशक, करो तो सही, ट्राई तो करो पहले, ट्राई एंड फेल देन कम टू मी, ट्राई एंड फेल और फिर आओ। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट, मेरी लर्निंग ऐसी है कि पहले आप खुद ट्राई करो, फेल हो तो फिर लोगों से पूछ लो। वो इंटर्नशिप पे वो सूट भी तो हाँ वो सूट पड़ गया था, सूट वो यार वो एक चवल किस्म का आदमी था, चवल भी हर जगह मिल जाते हैं, वो आई थिंक अब तो खैर AFD का वोटर ही होगा जो उसके हालात है, लेकिन उसने बेसिकली 2 इंटर्न्स थे, मैं और एक जर्मन था, तो उसका उस पॉइंट पे फॉर्मल वेयर ही था ऑफिस में, और उस कंपनी में सामने वाली बिल्डिंग में उनका सूट कीपिंग का डिपार्टमेंट था, MEN ट्रक एंड बस, तो उसने अपना सूट दिया हुआ था, वो उस पॉइंट पे सीनियर मैनेजर था थी, तो वो कहता है कि यार कि मेरे लिए एक फेवर कर दो, मैंने कहा, वो बड़े इस तरह प्यार से आया मेरे पास, यार कहते हैं एक बहुत मेरे फेवर चाहिए, मेरी मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ, तो फेवर कर दो, मतलब मैंने कहा अच्छा कर देता हूँ फेवर अगर कोई मांग रहा है तो कर देते हैं। तो कहता है मेरे सामने ना बेसिकली बिल्डिंग में सूट पिकअप करना है, वो मैंने करना था रास्ते में, तो अभी मैंने नहीं कर पाया, तो वो ले आओ, अच्छा ले आता हूँ, तो मैं फिर ले आया, मैंने कहा वन टाइम थिंग होगी, तो एक दफ़ा तो ले आया, फिर अगली दफ़ा दूसरी दफ़ा भी उसने कहा कि दूसरी दफ़ा भी करो, और तब मेरी वो मैंडेटरी इंटर्नशिप थी, तो बंदे को एहसास होता है यार ये क्या बकवास है, दूसरे को भी कह दे, जर्मन वाले को, मुझे आगे क्यों कह रहा है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं कि उस पॉइंट में मैं कह सकता था कि नहीं मैं नहीं करता, तो उसके भी रिपरकशंस हो सकते थे थोड़े बहुत, लेकिन आप फिर अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि आप कहते हैं यार कहाँ मैं खबारी काटूँ, फिर कहाँ देखूँगा इंटर्नशिप, और फिर दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर डिग्री लेना इसके साथ लिंक था इंटर्नशिप के साथ, तो लोग जो इस पोजीशन में होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, वो फिर करते हैं, लेकिन आई थिंक मे बी रेट्रोस्पेक्ट में बंदा कह भी सकता है यार कि नहीं बकवास मत करो, आई थिंक मैं नहीं करता, आई थिंक करना चाहिए, उस पॉइंट पे हूँ कि आपको फ्लैशबैक करना चाहिए, आई थिंक यही वजह है जिसकी वजह से जो पहले 10% बोला गया है ना कि 90% लोग तो नहीं, एग्जॉटिक 10% समझते हैं, 90 नहीं, आई थिंक उसके पीछे बहुत ज़्यादा कोर रीजनिंग ये है कि दे कंसिडर ब्राउन पीपल एज वल्नरेबल, which automatically puts us in the lower category in terms of socio-economic, जिस तरह भी आप उसको कहना चाहो, but you get what I mean. मोस्टली हम आई थिंक कर देते हैं ना काम लोगों का, Exactly. लेकिन आपको कई दफ़ा ऊपर से भी आना चाहिए, अब ये द फैक्ट कि ऊपर से आना चाहिए, इसको आई वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट, कि आप ऊपर से आने का मतलब क्या है पहले तो, और ऊपर से ही आना चाहिए आपको, नहीं आपको अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट पे आपको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि ये मेरी लाइन है, एब्सोल्युटली ये इस लाइन के आगे मत आओ, हाँ, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन उसमें लर्निंग ये ली थी, फॉर एग्जांपल लर्निंग लेना भी जरूरी है। So that is it for today. Thank you so much for watching. If you're still watching till now, thank you, Walid, for joining us.
it was interrupted short because Waleed, as a consultant, was on a specific time period here, and uska heart cut off tha, so he had to leave. Therefore, we couldn't finish the last points, but hopefully we will invite him again and discuss about things in more detail. So thank you for watching. Please do like, share, and subscribe. If you like something, if there are topics that you would like me to introduce or include in conversations, please comment. If there's something that you want to know additional on top, if you want specific type of people from who I should invite, please do let me know, and I would try my best to get those specific people from those specific domains on these podcasts. Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.